बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगी। बड़ी खबरें आ रही हैं। एक तो 14 अगस्त को और जश्न आज़ादी को एक तमाशा बना दिया गया। सोशल मीडिया के ऊपर रंग बिरंगी खबरें आ रही हैं। कभी बुर्ज खलीफा के हवाले से आ रही हैं, कभी लंदन में लड़ाइयों के हवाले से आ रही हैं, कभी हिना परवेज़ भट्ट के साथ बदतमीज़ी के हवाले से आ रही हैं। इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे और इंडियंस इसके अंदर इन्वॉल्व हैं और किस तरीके से वो पाकिस्तान को डिफेम करने के लिए प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इसके साथ शयान अली जो है वो जमायमा के साथ उनकी तस्वीर आई है। इस चीज़ पे भी बात करेंगे कि कल को अगर नून लीग के लोग जमायमा के घर के सामने एहतजाज करते हैं तो जमायमा कहती हैं कि मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो वो किस मुंह से ये बात करेंगी। एहसान नियाज़ी गिरफ़्तार हो चुके हैं, उनका कुछ पता नहीं चल रहा और उनके वालिद जो हैं हफीज़ुल्लाह नियाज़ी इस हवाले से काफ़ी परेशान हैं। वो क्या कहते हैं इसके ऊपर भी बात करेंगे। और नवाज़ शरीफ की वापसी का रास्ता रोक दिया गया है। बड़ी खबरें चल रही हैं कि नवाज़ शरीफ सितंबर के मिड में वापस आएंगे। वो बातें क्यों की जा रही हैं इस पर भी रोशनी डालेंगे। और बुशरा बीबी ने किस तरह अटक में आज 2 घंटे की मुलाकात की है और कैसे वहाँ पर बिजलियाँ गिरी हैं, बड़े बड़े इंकशाफात सामने आए हैं, उस हवाले से भी बात करेंगे। और जो निगरान वज़ीर आज़म है हमारे, उनकी जो अफसरान हैं, जो उनकी इस्टेब्लिशमेंट है, जो नीचे ब्यूरोक्रेसी रख रहे हैं, उसके ऊपर भी बड़े ही अहम इंकशाफात सामने आए हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। बात करते हैं सबसे पहले यौम आज़ादी की। इंडियंस ने सुबह से बुर्ज खलीफा के नाम से एक ट्रेंड चलाया हुआ है और जिसमें वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि यूएई में बुर्ज खलीफा के ऊपर पाकिस्तान का झंडा 14 अगस्त को नहीं लाइट अप किया गया और फिर इंडिया का दिखाया जा रहा है जी 15 अगस्त को उनका किया गया और इस तरीके से बड़ी बातें की जा रही हैं। जबकि हकीकत ये है कि ये सब कुछ हुआ और पाकिस्तान का झंडा वहाँ पे लाइट अप किया गया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जो यूएई का एस्ट्रोनॉट गया है खला में, उसने भी पाकिस्तान की तस्वीर खला से भेज के हिमालय की और पाकिस्तानियों को 14 अगस्त पे जश्न आज़ादी मुबारकबाद दी है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि इंडियंस के इस प्रोपेगेंडे के अंदर तहरीक इंसाफ के काफ़ी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट इन्वॉल्व हैं और वो पाकिस्तान के लिए एक तरह से बदनामी का बाइस बन रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जमायमा जो हैं वो मुलाकातें कर रही हैं। शयान अली के साथ उनकी तस्वीर सामने आई है। इससे पहले आदिल राजा के साथ और काफ़ी जो सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं तहरीक इंसाफ के, उनके साथ तस्वीरें आ चुकी हैं। एक तरफ ये कहा जाता है कि जी जमायमा गोल्डस्मिथ को आप इमरान खान के साथ सियासत के अंदर इन्वॉल्व मत करें, जबकि हमारे पास दूसरी खबरें भी आ रही हैं कि जमायमा वहाँ पे इंटरनेशनल कम्युनिटी को और इन्फ्लुएंसर्स को और आलमी साम्राज्य को, अगर हम उर्दू में कहें तो, किस तरीके से एक्टिवेट कर रही हैं इमरान खान को मुश्किलात से निकालने के लिए। लेकिन वो बदतमीज़ लोग जिन्होंने लोगों की ज़िंदगियाँ जीवन की हुई हैं, ना कोई उनमें सेंस है, ना ही कोई लॉजिक है, झूठ और धोखेबाजी के साथ लोगों के घरों के सामने जाके एहतजाज करने को वो आज़ादी का नाम देते हैं, उनके साथ जमायमा की तस्वीरों का मकसद क्या है? क्या कल को अगर रिएक्शन आएगा तो जमायमा इसको डिफेंड कर पाएंगी? मेरा नहीं ख्याल कि कर पाएंगी, क्योंकि वो मुकम्मल तौर पे किसी न किसी लिहाज से तहरीक इंसाफ के लोगों को लंदन में सपोर्ट कर रही हैं। एहसान नियाज़ी आपको पता है कि 14 अगस्त से एक दिन पहले यानी 13 अगस्त की रात को वो गिरफ़्तार हो गए थे और अभी तक ये पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ पे हैं। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी परेशान है। वो कहते हैं कि जी कम अज़ कम आप उनके ऊपर जो भी मुकदमा बनाना है आप बनाएं, लेकिन कम अज़ कम गिरफ्तारी तो डालें। ना केपी पुलिस ने गिरफ्तारी डाली। अभी एक अफवाह आई थी कि शायद कोयटा पुलिस ने को उनको ले गई है और उसके बाद फिर लाहौर पुलिस यानी पंजाब पुलिस उनको लेके आएगी, लेकिन उसकी कोई भी अभी तक तस्दीक नहीं हो सकी। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी जो हैं वो रियासत के ऊपर सवालिया निशान उठा रहे हैं। वो कहते हैं जी कि रियासत जो है इस वक्त होश में नहीं है और जुल्म करने से और टॉर्चर करने से, तशद्दुद करने से 3 दिन वो कहते हैं जी कम अज़ कम इसको तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा। इससे क्या हासिल होगा? ज़ाहिर सी बात है एक वालिद का अपने बेटे के लिए कंसर्न है। बेशक वो इमरान खान की पॉलिसी से शदीद इख्तलाफ करते हैं, लेकिन एक बेटे के लिए उनकी मोहब्बत पर सवालिया निशान नहीं उठाया जा सकता और वो यकीनन उनका जो कंसर्न है वो बिल्कुल ठीक है कि उनको अपने बेटे के लिए भाग दौड़ भी करनी है और परेशान भी होना है।
اب بجلی گرنے کی خبریں آ رہی ہیں کہ اٹک کے اندر بجلی گری، اور اس طریقے سے گری کہ پہلے کبھی اس طرح کی بجلی گرتی بھی نہیں دیکھی کہ وہ بجلی گرے اور گھر کا ایک حصہ جو ہے آفس کا حصہ وہ منہدم ہو جائے، اور یہ گری ہے اٹک پولیس کے اوپر۔ آج بشرا بی بی اٹک میں موجود تھی، ان کی 2 گھنٹے کی عمران خان سے ملاقات بھی ہوئی ہے، اس کی بھی اندرونی کہانی آپ کو اگلی ویڈیو کے اندر دوں گا، لیکن ابھی ساری اندرونی کہانیاں جو ہیں وہ علیم خان نے لے آئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو جن تھا بشرا بی بی کا وہ جنرل فیض حمید تھا۔ فیض حمید ظاہر سی بات ہے ڈی جی آئی تھے، اس کے بعد ڈی جی آئی ایس آئی تھے، اس سے پہلے وہ ایک اور اہم عہدے پہ آئی ایس آئی کے اندر ہی تھے، ڈی جی سی شاید اس کو کہتے ہیں۔ تو ان کے پاس ساری انفارمیشن ہوتی تھی ریاست کی، تمام اہم اعلیٰ عہدیداروں کی، تمام عمران خان کے وزیروں کی، اور نیکسٹ پلاننگ کی کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ وہ ساری کی ساری انفارمیشن وہ بشرا بی بی کو فراہم کرتے تھے، اور بشرا بی بی اسے عملیات اور اپنے موکل کا نام دے کے آگے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ 2 لوگ جنرل فیض اور پراپرٹی ٹائکون، یقیناً وہ ملک ریاض کا نام لے رہے ہیں، تو وہ جو ہیں بغیر پوچھے ڈائریکٹ بشرا بی بی کے پاس جاتے تھے اور وہاں پہ نیگوسیشن ہوتی تھی، جبکہ عثمان بزدار کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ بشرا بی بی کے سامنے نہیں بلکہ نیچے بیٹھا کرتے تھے زمین کے اوپر، ان کے ادب اور احترام میں۔ وہ ادب اور احترام کس چیز کا تھا؟ آج وہ ادب اور احترام عثمان بزدار کا کہاں گیا؟ آج وہ کیوں چھوڑ کے چلے گئے؟ یہ ایک الگ سوالیہ نشان ہے۔ بہرحال یہ بھی انفارمیشن انہوں نے دی ہے کہ جنازہ اور میت پر جانے سے عمران خان کو بشرا بی بی نے منع کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جس دن عمران خان کسی میت والے گھر چلے گئے وہ وزیر اعظم نہیں رہیں گے۔ تو اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طریقے سے عمران خان نے وزیر اعظم رہنے کے لیے قربانیاں دیں، اور اپنے عزیز ترین دوست جو ہے نعیم الحق اس کے جنازے میں بھی نہیں گئے۔ بچوں سے ملنے کے بارے میں بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ بشرا بی بی نے منع کیا تھا کہ نہ تمہارے بچے آئیں گے نہ میرے بچے آئیں گے، اور بچوں سے پاک گھرانہ جو ہے ہمارا، جس کے اندر سازشوں کے جال بنے جائیں گے، وہ ہونا چاہیے۔ اور عمران خان نے اس کو تسلیم کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ 3.5 سال جب وہ وزیر اعظم رہے تو ان کے بچے پاکستان نہیں آ سکے، اور وہ پاکستان اس وقت آئے جب عمران خان کے اوپر وزیر آباد میں مبینہ حملہ کیا گیا تھا۔ جنرل فیض کے گھر کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ بھی ڈیولپر نے تیار کیا۔ اب 2-3 ڈیولپر ہیں، ان میں سے کسی ایک نے کیا ہوگا، لیکن بڑا ڈیولپر تو وہی ہے جس کا نام میں آپ کو لے چکا ہوں، جو 5 کیرات کی ہیرے کی انگوٹھیاں بشرا بی بی کو فراہم کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ اس طرح کی باتیں کی ہیں کہ باپ کو بورڈ سے ہٹا دیا شوکت خانم کے، جس کے دکھ میں وہ جان کی بازی ہار گئے۔ میرا نہیں خیال کہ یہ اس کے اندر اور بڑے معاملات ہیں، میں اس بات سے بالکل بھی اتفاق نہیں کرتا۔ وہ میرٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی اور بھی چیز ہو سکتی ہے، اختلاف بھی ہو سکتا ہے، اور ان کے آرام کا خیال بھی ہو سکتا ہے، تو میرے خیال سے باپ کو اگر بیچ میں نہ لا جائے تو یہ بہتر ہے۔ شاہ محمود قریشی کے اوپر الزام لگ رہے تھے کہ وہ جیل سے باہر نکلے ہیں، تو اس لیے نکلے ہیں کہ ان کو انہوں نے یقین دہانی کی ہے کہ وہ اب تحریک انصاف کے لیے کام نہیں کریں گے۔ اب تھوڑی سی غیرت جاگی ہے ان کی، اور انہوں نے کہا ہے کہ اٹک جیل میں عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، اور طرح طرح کی تعویلیں انہوں نے اس حوالے سے پیش کی ہیں۔ یہ مطالبہ بشرا بی بی کا یہ ہو سکتا ہے کہ بشرا بی بی کی طرف سے ان کو کہا گیا ہو کہ بھائی تم کوئی بیان ہی دے دو، سو گئے ہو، تم مر گئے ہو۔ تو بہرحال یہ چیزیں ساری کی ساری سامنے آ رہی ہیں، اور بشرا بی بی کی گرفتاری کا رستہ صاف ہو چکا ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ 9 مئی کی تفتیش آپ کو پتہ ہے وہ جاری ہے، اس حوالے سے عدالت میں کیس بھی چل رہا ہے۔ تو اب عدالت نے کہا ہے کہ اگر آپ شامل تفتیش نہیں ہوں گی تو ہمیں آپ کی ضمانت منسوخ کرنی پڑے گی۔ تو اس لیے اب بشرا بی بی اگر تھوڑی سی بھی آئیں بائیں شائیں کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو شاید ان کی ضمانت منسوخ ہو جائے، لیکن 9 مئی کے علاوہ بھی بہت سے ایسے مقدمات ہیں جس میں ان کی گرفتاری کا رستہ صاف کیا جا سکتا ہے۔ مریم نواز کی بڑی درینہ خواہش ہے کہ بھی کسی بھی طریقے سے ان کو جیل میں ڈالا جائے، کیونکہ مجھے بھی جیل میں ڈالا گیا تھا۔ اگر یہاں نون لیگ کی عورت جیل میں جا سکتی ہے تو پھر تحریک انصاف کی عورت جیل میں کیوں نہیں جا سکتی؟ اب تک جو خواہشات تھیں وہ پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں، عمران خان کی نااہلی سے لے کے عمران خان کی گرفتاری تک، لیکن جو عمران خان نے بویا تھا وہ ان کو کاٹنا تو
पड़ेगा। बहरहाल इस हवाले से भी और बहुत सी ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, लेकिन जो सबसे अहम खबर है वो मैं आपको बता दूं कि नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से बहुत सी अफवाहें जो हैं वो मंजर आम पे आ रही हैं और कहा यह जा रहा है कि नवाज शरीफ जो है वो सितंबर के मिड में वापस आएंगे। सितंबर के मिड की जो डेट है वो हवा में छोड़ी जा रही है। वो इसलिए हवा में छोड़ी जा रही है क्योंकि 16 सितंबर को जनाब चीफ जस्टिस अता उमर बंदयाल साहब ने रिटायर होना है और अता बंदयाल साहब से नवाज शरीफ को इतनी सी भी कोई इंसाफ की उम्मीद नहीं है। वो डरे हुए हैं कि किसी भी तरीके से अता बंदयाल उनको फिक्स ना कर जाए, इसलिए उन्होंने ये फैसला किया है कि पहली तो ये बात है कि वो जब भी आएंगे कम से कम नए चीफ जस्टिस के हलफ उठाने के बाद आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये खबरें भी आ रही हैं कि नवाज शरीफ को वापस आने की बजाय नवाज शरीफ को कहा जाएगा कि आप वहाँ पे रेस्ट करें अभी फ़िलहाल, और इमरान खान को बाहर भेजने के लिए रजामंद किया जा रहा है। देखते हैं कि इमरान खान इस हवाले से रजामंद होते हैं या नहीं होते। कई खबरें ये आ रही हैं कि जनाब इमरान खान खुद मरे जा रहे हैं बाहर जाने के लिए, और कुछ खबरें ये आ रही हैं कि उनको रजामंद करने की कोशिश की जा रही है। जहाँ तक नवाज शरीफ की बात है तो नवाज शरीफ जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में आएंगे वापस जब इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। इमरान खान नवाज शरीफ जो है उनकी उम्र 74 साल है। वो पता नहीं 1.5 दर्जन बीमारियों का वो शिकार हैं। उनके प्लेटलेट से लेके उनके स्टंट तक और उनके दिल की बीमारियों से लेके और दीगर जो सीरियस किस्म की बीमारियां हैं। जो नून लीग के ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि 1% क्या 0% भी रिस्क लेने का कोई चांस ही नहीं है। यहाँ एक चीज़ है कि अगर उनको पहले प्रोटेक्टिव बेल दे दी जाए, अदालतों से तसल्लियाँ और यकीन दहानियाँ करवा दी जाएं, ताकतवर हल्के उनकी राह में रुकावट ना बने और उनको उनके घर के अंदर चाहे वो रायमंड हो या जहाँ पे भी वो रहना पसंद करें वहाँ पे सब जेल करार दे के सज़ा काटने की इजाज़त दे दी जाए तो शायद नवाज शरीफ वापस आएंगे। उससे पहले जितनी भी खबरें हैं, जितनी भी अफवाहें हैं कि आज आए तो कल आए तो शेर आया वाली कहानी चल रही है, उसके अंदर कोई सदाकत नहीं है। अब ये सारे के सारे नून लीग के जो लीडर हैं आपको आने वाले चंद दिनों के अंदर प्रवास करते हुए दिखाई देंगे लंदन की, और वहीं पे मुशावरतें चलेंगी और वहीं पे नई हिकमत अमलियाँ बनाई जाएंगी और इस हवाले से सारी प्लानिंग की जाएगी। एक और अहम चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो अफसरान थे शहबाज शरीफ के, चाहे वो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी से लेके पर्सनल स्टाफ तक और दीगर एडवाइज़र तक, उन सब को निगरान वज़ीर आज़म ने अनवारुल हक काकड़ ने रखने का फैसला किया है और उनमें सर फहरिस्त डॉक्टर तौकीर शाह हैं। डॉक्टर तौकीर शाह का आपको याद होगा कि मॉडल टाउन के अंदर भी उनका नाम आया था। शहबाज शरीफ के इंतहाई करीबी वो समझे जाते हैं। इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी, सेक्रेटरीज और दीगर जितने भी लोग हैं उन सब को रिटेन करने का फैसला किया गया है। और अगर वो सारे के सारे यहाँ पे यानी कि नून लीग की पसंदीदा ब्यूरोक्रेसी अगर मौजूद रहेगी तो उससे क्या मामलात सामने आ सकते हैं, किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी की बातों पे इफ़ेक्ट हो सकता है। लेकिन अभी जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि अभी सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के बारे में नहीं सोचा जा रहा बल्कि मुल्क की तरक्की के बारे में सोचा जा रहा है और सिर्फ फोकस जो होगा पहला वो मईशत होगी, उस पर काम किया जाएगा। उसके बाद सोचेंगे कि इलेक्शन करवाने हैं या नहीं करवाने। हम पिछले 5-6 साल से 2 साल की टेक्नोक्रेट हुकूमत की अफवाहें सुनते आ रहे हैं। अब फिर वही अफवाहें दोबारा जन्म ले रही हैं और कहा यह जा रहा है कि 2 साल की हुकूमत आ सकती है, नवाज शरीफ भी वापस नहीं आएंगे, इमरान खान को वापस भेज दिया जाएगा और इलेक्शन 2 साल के बाद होंगे। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं होगा। बहरहाल सियासी हालात के हवाले से हमारा तज्जिया हम आपको इंशाल्लाह जो भी खबरें होंगी उस हवाले से पेश करते रहेंगे। आइंदा तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। और अगर आप मुनासिब समझें तो चैनल अगर आपने हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। Until the next time, Allah Hafiz.